हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप। आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या है, ये काम कैसे करती हैं और ये जो है किस चीज़ का सिक्रीशन कर रही होती हैं। ठीक है। ग्लैंड्स वैसे नॉर्मली क्या करती हैं, किसी न किसी केमिकल का सिक्रीशन ही करती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो किसी न किसी हार्मोन्स का सिक्रेशन करेंगी। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर हार्मोन्स के केमिकल नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन को सीक्रेट करती हैं उसके बारे में जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और उसी के साथ में जो है ये डिफरेंट टाइप्स के जो हार्मोन्स बनते हैं इनका क्या क्या फंक्शन हो सकता है। ठीक है। इनके वेरियस फंक्शंस के बारे में भी जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसमें कि भाई क्या होते हैं हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स। सबसे पहले तो यही देखेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या हैं। ठीक है। देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में क्या बता रहा है कि ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। अब देखिए डक्टलेस का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो है इनके पास में कोई डक्ट नहीं पाया जा रहा है। ठीक है। डक्ट डक्ट मतलब क्या होता है, डक्ट मतलब होता है ट्यूब। ठीक है। डक्ट मतलब क्या हो गया, ट्यूब यहाँ से। ठीक है। मतलब यहाँ पर डक्ट का मतलब हो रहा है ट्यूब। तो देखिए जो ग्लैंड्स होती है ना वो नॉर्मली दो टाइप की होती हैं। एक तो होता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है। ये तो मेनली दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। एक टाइप का और ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड के बारे में जो है हम लोगों ने जब हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ रहे थे तो वहां पर जब हम लोगों ने ग्लैंड देखा हुआ था ना तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ग्लैंड्स कितने टाइप के होती हैं और उनका बेसिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है। तो आपको जो है अगर ग्लैंड्स को डिटेल में देखना है तो आप जो है जाकर के आपको एनिमल टिश्यू को जो है लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है। एनिमल टिश्यू का लेक्चर आप जाकर के देखिए, वहां पर आपको ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। अब डक्टलेस का मतलब क्या हो गया, इनके पास ट्यूब नहीं पाया जाता है। अब ट्यूब नहीं पाया जाएगा तो ये क्या करते हैं, ये जहां पर प्रेजेंट होंगे, मान लीजिए ये जहां पर प्रेजेंट होंगे, मान लीजिए ये कोई ऑर्गन है, ये कोई ऑर्गन है। अब वहां पर जो है वहां पर कोई जो है ये कलेक्शन ऑफ स्पेशल सेल्स पाए जा रहे हैं, कलेक्शन ऑफ स्पेशल सेल्स पाए जा रहे हैं। अब ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स कलेक्टिवली कुछ स्पेशल केमिकल का सिक्रीशन करते हैं। ये सेल्स कलेक्टिवली कुछ स्पेशल केमिकल का सिक्रीशन करते हैं। अब इन्हीं सिक्रीशंस को क्या बोला जाता है, हार्मोन्स बोला जाता है। मतलब ये जिस ऑर्गन में रह रहे होंगे और उस ऑर्गन में जो भी टाइप का कह सकते हैं, जो भी टाइप का लिक्विड प्रेजेंट होगा, मान लो ये लिक्विड है, उसके अंदर उसका बॉडी हमारा मतलब कह सकते हैं लिक्विड है या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी फ्लूइड। तो हमारे सभी ऑर्गन्स में, सभी टिश्यूज में जो है एक कह सकते हैं स्पेशल टाइप का टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल टाइप का क्या टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं या फिर लिम्फ भी बोलते हैं। ठीक है। या फिर हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि मान लीजिए कि जो भी ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होगा सराउंडिंग में, उसमें डायरेक्टली जो है ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उसमें डायरेक्टली जो है अपने केमिकल को रिलीज कर देती हैं। ठीक है। डायरेक्टली अपने केमिकल को रिलीज कर देती है। तो ऐसे टाइप के ग्लैंड्स को जो है हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। इनके पास में कोई डक्ट नहीं पाया जाएगा। जो नॉर्मल ग्लैंड्स होती है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, उसमें क्या होता है, वो ग्लैंड जो है ये ऐसे जो है इनके पास मान लो ये ग्लैंड हो गया हमारा, ये ग्लैंड हो गया। अब इसके पास में ये क्या लगा हुआ है, ये डक्ट लगा हुआ है। ये जो है अपने टारगेट के पास में, यहाँ पर जो भी इसका टारगेट होगा उसके पास में डायरेक्टली जाकर के अपने केमिकल को रिलीज करेगा। ठीक है। ये जो ग्लैंड्स होता है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। लेकिन जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये किसी टारगेट के पास में जाकर के अपने केमिकल को रिलीज नहीं करता है। कभी कभी इसका टारगेट तो बगल वाला ही सेल हो सकता है या फिर कभी कभी इसका टारगेट जो है एकदम डिस्टेंट मोस्ट पार्ट पे प्रेजेंट हो सकता है। मान लो कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो एकदम से यहाँ पे ब्रेन के लोएस्ट मोस्ट पोर्शन में प्रेजेंट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के लोएस्ट मोस्ट पोर्शन में प्रेजेंट होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर है, डायग्राम में भी देख लेंगे। तो अब मान लो उसका फंक्शन जो है हमारे पैर में होना है। ठीक है। उसका जो मेन फंक्शन है उसका फंक्शन पैर में होना है। तो भाई यहाँ से रिलीज होकर के वो वहां तक कैसे जाएगा, वहां तक तो डक्ट लगा नहीं सकता है। तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर अपने केमिकल को रिलीज कर देगा और वो ब्लड क्या करेगा, उस केमिकल को लेकर के घूमते घूमते जो है
पैर तक पहुंचेगा, फिर वहां पर जो है अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो फंक्शन हो सकता है, मतलब कह सकते हैं जो इसका केमिकल होता है उसका फंक्शन बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन वही एक्सोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन जो होता था उसके नेबरिंग एरिया में ही पाया जाएगा, क्योंकि उसकी डक्ट जो है डायरेक्टली वहीं पर जाकर के अपने केमिकल को रिलीज करेगी जहां पर उसका टारगेट टिश्यू या फिर टारगेट सेल होगा। ठीक है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या रिलीज करती हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। किसको रिलीज करती हैं? हार्मोन्स को रिलीज कर रही होती हैं। ठीक है, हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। अब ये हार्मोन्स क्या होते हैं भाई? हार्मोन्स का अगर केमिकल नेचर अगर हम लोग देखते हैं तो हार्मोन जो है एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई हार्मोन आप खा करके जो है कोई इससे एनर्जी बना सकते हो या फिर इससे जो है कुछ स्पेशल काम कर सकते हो, मतलब ऐसा एनर्जी इससे आप निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कह सकते हैं कि नॉन न्यूट्रिएंट टाइप का केमिकल होता है, इसका कुछ स्पेशल फंक्शन होगा, वो वही फंक्शन करेगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने स्पेशल फंक्शन को ही रेगुलेट करता है, बाकी ऐसा इससे एनर्जी वगैरह नहीं बनाई जा सकती क्योंकि ये नॉन न्यूट्रिटिव टाइप का होता है। ये देखो कैसे काम करता है, एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर। ये एक इंटरसेलुलर मैसेंजर के जैसा बिहेव करता है कि मान लीजिए एक जगह से ये रिलीज हुआ होगा, मान लीजिए एंडोक्राइन सेल्स है, ठीक है, और मिल करके एंडोक्राइन ग्लैंड बना रही हैं। अब यहाँ से ये रिलीज होगा और ये कोई टारगेट सेल या टारगेट टिश्यू के पास में जाकर के काम करेगा। तो बताइए, एक कलेक्शन ऑफ सेल से निकल करके दूसरे कलेक्शन ऑफ सेल पे जाकर के काम कर रहा है, तो इसको ही क्या बोलेंगे? इंटरसेलुलर मैसेंजर बोलेंगे। इंटरसेलुलर मैसेंजर बोलेंगे। अब आगे क्या बता रहा है? प्रोड्यूस्ड इन द ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम मात्रा में जो है इनका उत्पादन होता है, मतलब इनका प्रोडक्शन जो है बहुत ही कम अमाउंट में या बहुत कम क्वांटिटी में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेस अमाउंट। ठीक है, तो बहुत ट्रेस अमाउंट में जो है इनका प्रोडक्शन हमारे बॉडी में हो रहा होता है, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है, तो एक फिक्स क्वांटिटी में और बहुत कम क्वांटिटी में जो है इनका प्रोडक्शन हमारी बॉडी में हो रहा होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखें ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अगर आगे देखते हैं तो ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम कैसा बना हुआ है भाई? कंसिस्ट ऑफ डिफ्यूज्ड टिश्यूज और सेल। डिफ्यूज टिश्यू और सेल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है ढेर सारे सेल्स ऐसे आपस में कलेक्ट करके एक स्पेशल टाइप का ग्लैंड बना लेंगे, एक स्पेशल टाइप का ग्लैंड बना सकते हैं। इसी सेल्स को जो है क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिफ्यूज्ड सेल बोलते हैं। डिफ्यूज्ड सेल बोलेंगे, या फिर इसी को जो हम लोग बोल सकते हैं डिफ्यूज्ड टिश्यू भी बोल सकते हैं। डिफ्यूज टिश्यू कैसा बोल दिया कि भाई जो है ढेर सारा सेल का कलेक्शन हो गया और अलग अलग टाइप का सेल का कलेक्शन भी पाया जा रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? टिश्यू बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? टिश्यू बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो पहले आगे क्या बता रहा है, नेक्स्ट पॉइंट पहले भी देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि कंसिस्ट ऑफ डिफ्यूज्ड टिश्यूज एंड सेल, और ये कहां पर प्रेजेंट होता है? इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के बहुत सारे अलग अलग अंगों में प्रेजेंट होता है। इसको अभी हम लोग डायग्राम से भी देखेंगे कि कहां कहां पर जो है ये पाए जाते हैं। तो हम लोग अगर एग्जाम्पल देखें, अगर इंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल देखते हैं तो कौन कौन से एग्जाम्पल है? पहला तो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी क्या होता है? एक टाइप का आपका इंडोक्राइन ग्लैंड ही होता है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रीनल ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाज हो गया, थाइमस हो गया, और उसके साथ में गोनेड्स। गोनेड्स मतलब क्या हो गया यहाँ पर? गोनेड्स मतलब कह सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मेल में टेस्टिस हो गया और फीमेल में ओवरीज हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं? इनको जो है हम लोग कलेक्टिवली गोनेड्स बोलते हैं। कलेक्टिवली गोनेड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे टेस्टिस इन द मेल एंड ओवरीज इन द फीमेल्स। तो गोनेड्स भी क्या करते हैं? ये भी जो है हार्मोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनको भी जो है हम लोग एक टाइम पे जो है हम लोग कह सकते हैं ये भी क्या होते हैं? ये भी बिहेव करते हैं एज अ इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, और कुछ अदर ऑर्गन्स भी होते हैं जहां पर कुछ कलेक्शन ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, वो एज सच इंडोक्राइन ग्लैंड तो नहीं बना लेते हैं, लेकिन वहां पर इंडोक्राइन सेल्स पाई जाती हैं जो कुछ न कुछ स्पेशल हार्मोन का सिक्रीशन कर रही होती हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, इसको हम लोग अभी देखेंगे आगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, वहां पर भी ये कह रहा है कि स्पेशल टाइप ऑफ इंडोक्राइन सेल्स पाई जाती हैं जो क्या करती हैं? जो स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन का फॉर्मेशन कर रही होती हैं। और लीवर भी क्या करता है हमारा?
कुछ हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है, किडनी भी हमारा कुछ हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है, और हार्ट भी जो है हमारा जो है हार्मोन्स का फॉर्मेशन कर सकता है, मतलब करता भी है, थोड़ा मोड़ा कुछ हार्मोन्स का फॉर्मेशन ये भी कर रहा होता है। तो ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडोक्राइन सेल्स हैं जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इनको जो है डायग्राम की मदद से हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये पाए जा रहे हैं। ठीक है, डायग्राम आपको दिख रहा है अच्छे से? ठीक है, डायग्राम आपको दिख रहा है? दिख रहा है भाई? तो इसमें हम लोग जो है अगर इंडोक्राइन सिस्टम में जो है हम लोग जो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स हैं अगर उनके लोकेशन की बात करें तो कहाँ कहाँ पर पाए जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है आपको नाम भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। तो ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग चलेंगे तो सबसे ऊपर जो प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर जो है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हाइपोथैलेमस जो है, देखिए ये ब्रेन का जो ये लोअर पार्ट है, यहाँ पर जो है ये हाइपोथैलेमस जो है प्रेजेंट है। उसके बाद में उसी के नीचे जस्ट जो है पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड आपस में कनेक्टेड होते हैं। मान लीजिए ये हाइपोथैलेमस है तो इसी के नीचे जो है ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कनेक्टेड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यही जो है हाइपोथैलेमस के जस्ट पीछे की तरफ है, जैसे आगे की तरफ गए तो पिट्यूटरी ग्लैंड मिल गया, पीछे की तरफ जाएंगे तो पीनियल ग्लैंड मिल जाता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, एक टाइप का इंडोक्राइन ग्लैंड ही होता है। ठीक, फिर वहां से नीचे की तरफ आते हैं तो गले में जो है हमको जो हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है उसी के जस्ट ऊपर जो है एक थायराइड ग्लैंड लगी हुई होती है, और उसके पीछे की तरफ जो है पैराथायराइड ग्लैंड लगी हुई होती है। ठीक है, अब फिर उससे नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे चेस्ट में अपर पोर्शन में एक ग्लैंड लगा हुआ होता है जिसका नाम है थाइमस। ठीक है, जिसका नाम क्या है, थाइमस होता है। फिर उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो आता है हमारा पैनक्रियाज। ठीक है, और पैनक्रियाज से नीचे आएंगे तो किडनी लगा रहेगा। किडनी के जस्ट ऊपर जो है एक ग्लैंड लगा हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। तो हमारे दो किडनी होती है तो दो एड्रीनल ग्लैंड भी होते हैं, दोनों किडनी के ऊपर जो है ये एड्रीनल ग्लैंड लगे हुए होंगे। ठीक है, अब उसके बाद नीचे आते हैं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर देखेंगे तो ओवरी होता है फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर क्या होता है, टेस्टिस होता है, या फिर जिसको टेस्टिकल भी बोल देते हैं। ठीक है, और फीमेल के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है प्लेसेंटा भी जो है एज अ कह सकते हैं एज अ इंडोक्राइन ग्लैंड काम कर रहा होता है। ये एक टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ये हम लोग जो है जब आप 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर जो है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोगों ने देखा था कि लीवर वगैरह भी क्या कर सकते हैं, हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं। किडनी भी हमारा कुछ हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पर हमारा हार्ट रहा होगा, हार्ट भी क्या करता है, स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन का फॉर्मेशन कर रहा होता है। ठीक है, तो ऊपर से अगर नीचे तक हम ऊपर से नीचे देखें अगर हम लोग तो वेरियस टाइप्स ऑफ आपको इंडोक्राइन ग्लैंड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर हम लोगों ने नाम देखा था, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल और पैनक्रियाज, थाइमस और गोनेड्स। ये सब जो है वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लैंड यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लैंड का लोकेशन भी देख लिया है, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और अब जो है इनके हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, तो ऊपर से सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी, फिर ऐसे पीनियल ग्लैंड देखेंगे, फिर थायराइड, पैराथायराइड, ऐसे देखते हुए चलेंगे, फिर थाइमस देखेंगे, फिर पैनक्रियाज, ऐसे जो है एक एक ग्लैंड जो है हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड देखने वाले हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है एक साथ में ही देखना होता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ये जैसे मान लो ये हाइपोथैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे क्या लगा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड लगा हुआ होता है। ये दोनों आपस में एकदम से कनेक्टेड होते हैं, तो इनको अलग से अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता, तो साथ में ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए हाइपोथैलेमस क्या है भाई, कह रहा है बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफलॉन है, या फिर कह सकते हैं फोर ब्रेन का ये बेसल पार्ट होता है। हम लोगों ने अभी लास्ट लेक्चर में ही जो है जब हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा हुआ था ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो फोर ब्रेन में हम लोगों ने देखा था दो पार्ट होता था। एक तो होता था आपका सेरिब्रम, ऊपर वाला पार्ट सेरिब्रम होता था, और उसका नीचे वाला पार्ट क्या होता था, डायनसेफलॉन होता था। और डायनसेफलॉन के तीन पार्ट थे। ठीक है, एक तो इपीथैलेमस था, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस था। लेकिन ह्यूमन ब्रेन के पास में इपीथैलेमस नहीं पाया जाता, ये भी हम लोगों ने देखा हुआ था। ठीक है, तो हमको उसके स्ट्रक्चर को नहीं देखना है, हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइपोथैलेमस को देखना है। हाइपोथैलेमस में ये हाइपोथैलेमस क्या होता है, डायनसेफलॉन का लोअर मोस्ट पार्ट होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं फोर ब्रेन का लोअर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, आगे क्या बता रहा है, आगे बता रहा है इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो है इसके पास में ढेर सारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं। जैसे डायग्राम में देखिए, अगर हम लोग आगे की तरफ डायग्राम देख लेते हैं, देखो यहाँ पर देखिएगा, ये है हाइपोथैलेमस,
ये आपका ये पूरा पोर्शन क्या है, हाइपोथैलेमस वाला रीजन है। हाइपो मतलब नीचे, ठीक है, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस वाला रीजन है। इसके पास में आप देख पा रहे हैं ये न्यूरॉन सेल है, ये भी न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन सेल है, ये भी न्यूरॉन सेल है। तो ये ढेर सारे यहाँ पर मैंने ये 2-3 बनाकर दिखाया हुआ है, ऐसे यहाँ पर ढेर सारे न्यूरॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यही जो ढेर सारे न्यूरॉन सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ना, इन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। इन्हीं को क्या बोलते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं, इन्हीं को न्यूक्लियाई भी बोल देते हैं, ठीक है, न्यूक्लियाई भी बोल देते हैं। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को न्यूक्लियाई भी बोल दिया जाता है। अब ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है ढेर सारे टाइप के हार्मोन, अलग अलग वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन को जो है ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है देखिए, अब ये जो वेरियस टाइप्स के हार्मोन्स को जो ये प्रोड्यूस करता है वो क्या करता है, ये क्या करता है, दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जाकर के काम करेंगे। ये जो हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस जो भी हार्मोन्स बनाता है, ये जाएगा, मान लो ये हाइपोथैलेमस था, ये पिट्यूटरी ग्लैंड था, हाइपोथैलेमस जो भी केमिकल हार्मोन्स बनाएगा वो यहाँ से होकर के जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में जाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के फॉर्मेशन को क्या करेगा, या तो प्रमोट करेगा या तो इनहिबिट करेगा, या फिर सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करने के लिए जो है ये हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन्स को बनाता है, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करेगा, सिंपल सा अगर हम लोग देखें तो, ठीक है। आगे अगर देखते हैं तो देखिए कह रहा है कि ये 2 टाइप के हार्मोन्स मेनली प्रोड्यूस करता है। हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 मेन टाइप के हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करता है। एक तो होता है रिलीजिंग हार्मोन, मतलब ये ऐसे हार्मोन्स बनाएगा जो कि पिट्यूटरी के ऊपर जा करके काम करेगा और वहां से जो है सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा, मतलब वेरियस टाइप्स के हार्मोन्स के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा, मतलब इंक्रीज कराएगा कि भाई और बनाओ हार्मोन्स, ठीक है, तो स्टिमुलेट करने का काम करेगा, इसकी वजह से इसको बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट आता है इनहिबिटरी हार्मोन या फिर इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा भाई, ये जो है पिट्यूटरी हार्मोन्स के फॉर्मेशन को इनहिबिट करने का काम करता है, ठीक है, उनके सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, रोकेगा, कि कहेगा कि भाई बॉडी में इसका फॉर्मेशन बहुत हो गया, अब इसको कम कर दो, ठीक है, तो इनहिबिट करने का काम करता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है 1-2 एग्जांपल मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पर, ये जो है कौन से हार्मोन्स रिलीज कर रहा होगा और कैसे कंट्रोल कर रहा है। जैसे एक हार्मोन है सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, हाइपोथैलेमस से। कहाँ से, हाइपोथैलेमस से, ठीक है, और जिसको हम लोग कलेक्टिवली सोमैटोस्टैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोमैटोस्टैटिन बोलते हैं। अब ये सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ये जो है बेसिकली हमारे पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी को जो है कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं कंट्रोल ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी के जो है लगभग सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को जो है ये सोमैटोस्टैटिन जो है रेगुलेट करने का काम करता है कि कब बढ़ाना है कब घटाना है, ठीक है। नेक्स्ट है गोनेडोट्रोपिन, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए 1-2 एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये क्या करेगा, ये जाकर के काम करेगा किसके ऊपर, ये जाकर के काम करता है पिट्यूटरी के ऊपर, वहां से जो है गोनेडोट्रोपिन से रिलीज कराता है। और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का नाम होता है सोमैटोकाइनिन। क्या नाम है, सोमैटोकाइनिन। अब ये सोमैटोकाइनिन जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा और पिट्यूटरी के ऊपर जाकर के काम करेगा और वहां से जो है गोनेडोट्रोपिन रिलीज कराता है, मतलब जो गोनेड्स के ऊपर जाकर के हार्मोन्स काम करने वाले होंगे उन टाइप ऑफ हार्मोन्स को रिलीज करवाएगा, कहां से, पिट्यूटरी से रिलीज करवाता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है ये हाइपोथैलेमस अपने अंदर से अलग अलग टाइप के केमिकल रिलीज करेगा, जो कि जाकर के कहां पे काम करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जाकर के काम करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसी के हिसाब से काम करेगी। अगर हार्मोन रिलीज करवाना होगा तो रिलीज करवाएगी, अगर मान लो इनहिबिटिंग हार्मोन आया होगा इसके ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर तो इनहिबिटरी रिएक्शन शो करेगी और वो हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम कर देगी, ठीक है। तो अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखें, अगर हाइपोथैलेमस के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो मैंने आपको बताया कि ये जो अपर पोर्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस डायग्राम में जो अपर पोर्शन दिख रहा है ये हाइपोथैलेमस है। वैसे ब्रेन का क्या होता है, लोअर मोस्ट पोर्शन होता है ये, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस मतलब नॉर्मली ये हाइपोथैलेमस हो गया और हाइपोथैलेमस के ऊपर क्या होते हैं, ये आपके हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं क्या, कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। ये सिक्रेट करते हैं रिलीजिंग या फिर
इनहिबिटरी हार्मोन को ये रिलीज करते हैं, जो कि कहां पर जाकर के काम करेगा, जो कि जाकर के काम करेगा पिट्यूटरी के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? पिट्यूटरी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो लोकेशन मैंने दिखाया हुआ है, एक आगे की तरफ दिखाया हुआ है और एक पीछे की तरफ दिखाया हुआ है। जो आगे की तरफ वाला जो न्यूरॉन सेल्स है, ठीक है, जो आगे की तरफ वाला न्यूरॉन सेल्स है, ये क्या करता है, ये पिट्यूटरी के आगे वाले पोर्शन को कंट्रोल करेगा। देखो, कंट्रोल द एंटीरियर पिट्यूटरी, कंट्रोल द एंटीरियर पिट्यूटरी। और जो पीछे वाला न्यूरॉन होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। मतलब अब यहाँ पर मुझे आपको एक चीज भी बताना पड़ेगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारी, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है एंटीरियर, जो आगे की तरफ प्रेजेंट होगा उसको एंटीरियर बोलेंगे, जो पीछे की तरफ होगा उसको पोस्टीरियर बोलेंगे। ठीक है, तो पिट्यूटरी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर कौन काम कर रहा है? हाइपोथैलेमस का आगे वाला पोर्शन, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस का पीछे वाला पोर्शन जो है काम कर रहा होता है। अब आगे वाला जो हाइपोथैलेमस का पार्ट है वो कैसे कंट्रोल कर रहा है, देखिए। अब आगे वाले में क्या है कि यहाँ के जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस में ही प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस में ही प्रेजेंट है। और ये क्या करते हैं, ये इस जगह पे, ये क्या करते हैं, ये इसी जगह पे जो है वेरियस टाइप्स के केमिकल रिलीज करते हैं, वेरियस टाइप्स के केमिकल रिलीज करते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स रिलीज करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ये एक ब्लड वेसल लगी होती है। यहाँ पर देखो, ये हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए एक ब्लड वेसल लगी है। क्या है? ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल है। अब ये ब्लड वेसल को हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। पोर्टल सिस्टम क्या होता है भाई? पोर्टल सिस्टम जो है ऐसे टाइप ऑफ ब्लड वेसल को बोला जाता है जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करने का काम कर रही होगी। मतलब एक ऑर्गन से ब्लड को उठा करके दूसरे ऑर्गन के पास में ले जाती होगी। ऐसे ब्लड वेसल को जो हम लोग बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस से ब्लड को उठा करके कहाँ पर ले जा रही है? ले जा रही है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में। इसको क्या बोलते हैं? पोर्टल सिस्टम बोल देते हैं। तब यहाँ पर जो केमिकल रिलीज हुआ होगा वो पोर्टल सिस्टम के थ्रू कहाँ पर जा रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में जा रहा है। ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है, आपका क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास वो हार्मोन्स लेकर के जाएगा और ये क्या करेगा? अब एंटीरियर पिट्यूटरी को या तो स्टिमुलेट करेगा या तो इनहिबिट करेगा। स्टिमुलेट करेगा तो ढेर सारे हार्मोन्स बनेंगे, अगर इनहिबिट कर रहा होगा तो हार्मोन का सिक्रीशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर काम कर रहा है। और यहाँ पर देखिएगा पीछे की तरफ जो न्यूरॉन पाया जाता है ना, ये न्यूरॉन यहाँ पर केमिकल को नहीं रिलीज करता है। यहाँ पर हाइपोथैलेमस में केमिकल को रिलीज नहीं करता है। यहाँ पर जो इसका एक्सॉन होता है ना, यहाँ पर जो इसका एक्सॉन होता है, ये एक्सॉन पूरा एकदम से कह सकते हैं एक्सटेंड होकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ही आकर के बैठ जाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ही आकर के बैठ जाता है और अपने केमिकल्स को यहीं पर रिलीज करता है। अपने केमिकल्स को क्या करता है? ये यहीं पर रिलीज करने लगता है, यहीं पर रिलीज करेगा और यहीं पर स्टोर करेगा। ठीक है, यहाँ पर इसका कोई रिलीज या फिर यहाँ पर इसका कोई सिक्रीशन नहीं होता है, वो सीधा पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले पार्ट में ही आकर के रिलीज करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक चीज ये बोल सकते हैं कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो क्या होता है? हाइपोथैलेमस उसको केमिकल रिलीज करके कंट्रोल करता है। और वहीं पर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, हाइपोथैलेमस अपना पूरा न्यूरॉन ही भेज देता है, अपने पूरे न्यूरॉन का एक्सॉन वाला टर्मिनल ही भेज देता है। कहता है भाई जाकर के तुम वहीं पर हार्मोन बनाओ, डायरेक्टली वहीं पर हार्मोन बनाओ और जब मन करेगा तब रिलीज करना। ठीक है, इसी वजह से हम लोग बोलते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है आपका, ये क्या होता है? डायरेक्ट अंडर कंट्रोल होता है ऑफ द हाइपोथैलेमस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, मतलब सीधा वो यहीं पर आकर के हार्मोन में बनाएगा और जब भी रिलीज करना होगा अपने मन से रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी बस नाम है इसका, एक्चुअली में जो है ये हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन ही है जो एक्सटेंड होकर के आया हुआ है यहाँ पर और अपना हार्मोन्स बना रहा होता है। ठीक है, ये तो अभी मैंने हाइपोथैलेमस से रिलेट करके जो है पिट्यूटरी के बारे में बताया है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में ही देखेंगे, तब जो है फिर से लौट करके आएंगे और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आगे स्लाइड पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। हाइपोथैलेमस का बस उतना सही काम था। ठीक है, हाइपोथैलेमस का बस उतना सही स्ट्रक्चर था कि भाई उसके अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? अलग अलग टाइप के हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। बस इतना सही था। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अगर डिटेल में देखें, अगर इसके जो है
क्या पॉइंट्स बता रहा है अगर उसके बारे में देखते हैं तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड, प्रेजेंट होता है इन अ बोनी कैविटी, एक बोनी कैविटी हमारे ब्रेन के नीचे पोर्शन में, मतलब ब्रेन के कह सकते हैं बेस पे क्या होता है, एक बोनी कैविटी पाई है, कैविटी मतलब होता है खाली जगह है, ठीक है। तो बोन का बना हुआ एक सॉकेट पाया जाता है, पैकेट पाया जाता है, या सॉकेट ही बोलो कैविटी बोलो, पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका। और इस सेला टर्सिका, मान लो ये है सेला टर्सिका, ऐसे ऐसे सेला टर्सिका होता है। अब इस सेला टर्सिका में क्या होता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे भरा हुआ होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसी में हमारा ऐसे रखा हुआ होता है। ये जो बोनी कैविटी है इसको क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका। अब इस सेला टर्सिका को जो है बहुत महत्व दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन नीट में कि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कौन सी बोनी कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो आपको नाम ध्यान देना है, कौन सी बोनी कैविटी होती है? सेला टर्सिका। सेला टर्सिका में जो है ये प्रेजेंट होता है। तो डायग्राम में देख लें अगर हम लोग, तो देखिए यहाँ पर मैंने बोनी कैविटी बना करके दिखाया हुआ है। ये देखिए ये क्या है, ये है बोनी कैविटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका बोलते हैं, जिसको बोनी कैविटी को मतलब सेला टर्सिका बोलते हैं। और इसी बोनी कैविटी में क्या है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आकर के लगा हुआ होता है, ठीक, मतलब रखा होता है। आगे अगर स्ट्रक्चर को देखें अगर हम लोग, आगे क्या बता रहा है, कह रहा है ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होता है बाय अ स्टॉक, ठीक है, बाय अ स्टॉक कॉल्ड इनफंडिबुलम। एक इनफंडिबुलम नामक स्टॉक से जो है ये जुड़ा हुआ होता है थ्रू द हाइपोथैलेमस। तो देख लो ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, और ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब बीच में देखो यहाँ पर जो है ये एक डंडे जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये डंडे जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसी को हम लोग जो है बोलते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है, इनफंडिबुलम बोलते हैं। इसी की मदद से जो है ये हाइपोथैलेमस से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड होता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर बता रहा है कि एक स्टॉक से कनेक्टेड होता है जिसको हम लोग इनफंडिबुलम बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया जो है बेसिक सुपरफिशियल स्ट्रक्चर हो गया हमारा पिट्यूटरी का, ठीक है। अब थोड़ा सा अंदर के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें, ठीक है, अब अंदर के स्ट्रक्चर को देखें, उसके टिश्यू के स्ट्रक्चर को, टिश्यू के बनावट को देखते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एनाटॉमिकली अगर उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं या फिर उसके नेचर ऑफ टिश्यू को देखते हैं, ये दो टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। दो टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर के बना हुआ होता है। इसी बेसिस पर पिट्यूटरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ टिश्यू, ठीक है। नेचर ऑफ टिश्यू के बेसिस पर पिट्यूटरी ग्लैंड को दो टाइप में डिवाइड किया गया, फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है आपका एडिनोहाइपोफाइसिस। क्या होता है? एडिनोहाइपोफाइसिस, मतलब यहाँ पर जो है हाइपोथैलेमस से जो है ये कनेक्टेड तो है, ठीक है, हाइपोथैलेमस से ये यहाँ पर कनेक्टेड तो है, लेकिन यहाँ पर कोई डायरेक्ट न्यूरॉन आकर के इसमें कनेक्शन नहीं बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो है डायरेक्ट जो है हाइपोथैलेमस का कनेक्शन इसमें नहीं पाया जा रहा है। यहाँ पर ये केमिकल रिलीज करता है और यहाँ पर जो है पोर्टल सिस्टम की मदद से जो है इन हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में जो है कनेक्शन बना हुआ होता है। तो आगे वाले पार्ट को जो हम लोग क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, और पीछे वाले पिट्यूटरी को जो हम लोग बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। देखो पीछे वाले पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। देखो एडिनोहाइपोफाइसिस को एंटीरियर पिट्यूटरी बोला जा रहा है और न्यूरोहाइपोफाइसिस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोला जा रहा है। किसके बेसिस पर? एनाटॉमी के बेसिस पर या फिर नेचर ऑफ टिश्यू के बेसिस पर। क्यों? क्योंकि जो पीछे वाला न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है, यहाँ पर डायग्राम में देखें, जो न्यूरोहाइपोफाइसिस पीछे वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये डायरेक्टली जो है न्यूरॉन सेल से कंट्रोल है। यहाँ पर न्यूरॉन सेल का एक्सटेंशन पाया जा रहा है, न्यूरॉन सेल का एक्सटेंशन पाया जा रहा है, जिसकी वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। न्यूरॉन सेल्स डायरेक्टली इसको कंट्रोल कर रहा है। आगे वाले को एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं क्योंकि डायरेक्ट जो है न्यूरॉन इसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो एनाटॉमी के बेसिस पर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड तो दो टाइप का हो गया, एक तो एडिनोहाइपोफाइसिस और एक न्यूरोहाइपोफाइसिस। लेकिन अगर आगे हम लोग और इसके स्ट्रक्चरल डिटेल को देखते हैं तो पिट्यूटरी को जो है पिट्यूटरी को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो एडिनोहाइपोफाइसिस और एक न्यूरोहाइपोफाइसिस। लेकिन यहाँ पर जो है और अगर और डिटेल में देखते हैं तो एडिनोहाइपोफाइसिस को ही दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एडिनोहाइपोफाइसिस को ही दो पार्ट में डिवाइड किया गया, लेकिन न्यूरोहाइपोफाइसिस सिर्फ एक ही पार्ट में है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ही जो है तीन पार्ट हो जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के तीन पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। डायग्राम में अगर हम लोग देख लें, डायग्राम में भी देख लेते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड के तीन पार्ट हो जाते हैं। एक तो ये पार्ट हो गया आपका, एक तो ये पार्ट हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पार्स डायस्टेलिस। पार्स डायस्टेलिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सबसे आगे की तरफ प्रेजेंट है, सबसे
आगे की तरफ प्रेजेंट है, इसको पार्स डायस्टेलिस बोलते हैं। और इसी के बीच में देखो ये है, ये भी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का हिस्सा है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये इससे अलग है, इसकी वजह से इसका नाम पड़ जाता है, इसका नाम पड़ जाता है पार्स इंटरमीडिया, क्योंकि ये बीच में पाया जा रहा है। ठीक है, किसके बीच में पाया जा रहा है? ये पार्स डायस्टेलिस और पार्स नर्वोसा के बीच में। नर्वोसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन सेल है, इसी वजह से इसको नर्वोसा बोलते हैं। ये न्यूरो हाइपोफाइसिस के पार्ट को हम लोग पार्स नर्वोसा बोल रहे हैं। तो पार्स डायस्टेलिस और पार्स नर्वोसा के बीच में भी जो है एक पार्ट प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। क्या बोलते हैं? पार्स इंटरमीडिया बोल देते हैं। तो ऐसे ओवरऑल जो है 3 पार्ट मिल गए, 1 2 3। ठीक है, 3 पार्ट मिल जाता है हमारा हमको पिट्यूटरी का। ठीक है, पिट्यूटरी का 3 पार्ट मिल जाता है। एक तो पार्स डायस्टेलिस जो सबसे आगे की तरफ है, पार्स इंटरमीडिया जो कि बीच में है, और पार्स नर्वोसा जो कि सबसे पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग देखते हैं तो पिट्यूटरी के 3 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग फ्लो चार्ट में भी देख लें अगर हम लोग, तो देखिए यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्स डायस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जो जिसको हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते थे, इसको तो सिर्फ और सिर्फ पार्स नर्वोसा ही बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग अब देखने वाले हैं कि भाई एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है ये कौन कौन से टाइप का जो है हार्मोन रिलीज कर रहे होते हैं। देखिए एडिनो हाइपोफाइसिस, सबसे पहले हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस देखते हैं। ठीक है, तब एडिनो हाइपोफाइसिस में जो हमारा पार्स डायस्टेलिस वाला पार्ट था, ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रहा है भाई? ये सबसे पहला हार्मोन रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, क्या रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन। देखिए यहाँ पर जो है हम लोग अभी नाम देखेंगे, उसके बाद जो है एक एक हार्मोन का फंक्शन भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल घबराए ना कि यहाँ पर सिर्फ नाम बताया जा रहा है, नाम ले रहा हूँ मैं, तो नाम लेकर के अभी हम लोग जो है एक एक हार्मोन का फंक्शन भी देखने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, ये क्या करता है? पार्स डायस्टेलिस सबसे पहला हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। दूसरा हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन, या फिर शॉर्ट फॉर्म इसको पीआरएल बोलते हैं। प्रोलैक्टिन दूसरा हार्मोन होता है। और तीसरा हार्मोन है टीएसएच। टीएसएच का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका नाम क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एचओ डॉट मतलब हार्मोन। नेक्स्ट है चौथा एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। क्या नाम है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। यहाँ पर इसको हमको रिरेज करना पड़ेगा। ठीक है, हार्मोन का नाम देख लेते हैं। इसका नाम क्या है? एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, एसीटीएस शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। उसके बाद 5वां है, उसके बाद 6वां है, जिसको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन्स। इनका नाम क्या है? एफएसएच है। एफएसएच का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है एलएच। एलएच का फुल फॉर्म होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इनको जो हम लोग अभी डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, सबका जो है डिटेल में नाम और फंक्शन देखने वाले हैं, ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग देखते हैं तो पार्स डायस्टेलिस से जो है 6 हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है ये तो पार्स डायस्टेलिस से रिलीज होता है। ठीक है, पार्स डायस्टेलिस से रिलीज होता है। वहीं पार्स इंटरमीडिया की बात करें, पार्स इंटरमीडिया की बात करें तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर शॉर्ट फॉर्म में एमएसएच बोलते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका भी फंक्शन हम लोग देखने वाले हैं अलग से। अब पार्स नर्वोसा की बात करते हैं, या फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस में देखें पार्स नर्वोसा की बात करें तो ये क्या करता है? ये खुद से तो कोई हार्मोन्स बनाता नहीं है। ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस खुद से तो कोई हार्मोन बनाता नहीं है। ये क्या करता है? हमारा हाइपोथैलेमस कहीं न्यूरॉन जो है लटक करके आया हुआ था, जो है पार्स नर्वोसा में बैठा हुआ था। ठीक है, वहां पर वो खुद ही अपना हार्मोन बनाता है, स्टोर करता है और रिलीज करता है जब मन करेगा। ठीक है, तो वही बता रहा है कि पार्स नर्वोसा क्या कर रहा है? स्टोर करता है और फिर रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखें तो 2 टाइप के हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन और दूसरा वैसोप्रेसिन। तो 2 हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन बनते कैसे हैं? सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस
एंड ट्रांसपोर्टेड टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस बाय एक्सॉन। तो मतलब क्या उन बनाया, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन ने बनाया और एक्सॉन टर्मिनल के थ्रू जो है आकर के यहीं पर बैठ गया है, ठीक है, कहाँ पर, न्यूरोहाइपोफाइसिस में, ठीक है, या फिर पार्स नर्वोसा में जो है आकर के स्टोर करके रखा हुआ है। कौन कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ये तो हो गए आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन जो कि सीक्रेट किए जाते हैं किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पिट्यूटरी ग्लैंड के अलग अलग पार्ट से, ठीक है, अलग अलग कौन कौन से पार्ट से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है वो सब आपको मैंने शॉर्ट में करके बता दिया है, या फिर आपको अलग से एकदम से जो है मैंने टेबुलर फॉर्म में बता दिया है। आपको जो है खोजने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा होगा, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग बढ़े तब हम लोग एक एक हार्मोन के फंक्शन को देखने वाले हैं, ठीक है, एक एक हार्मोन के फंक्शन को देखने वाले हैं। तो एक एक शुरू से चलेंगे। सबसे पहला हार्मोन होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहला हार्मोन कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन है, शॉर्ट फॉर्म में जीएच बोलते हैं। अब ये क्या करता है भाई, ग्रोथ नाम से पता चल रहा है क्या करता होगा, कंट्रोल करता है ग्रोथ को, ठीक है। अब ग्रोथ के मतलब बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करता होगा। अब बॉडी का ग्रोथ कैसे होता है भाई, बॉडी का ग्रोथ कैसे होगा, बॉडी में जो बोन्स होती हैं, कार्टिलेज होती हैं, ये इन सब का जब ग्रोथ होगा तभी तो हमारी बॉडी ग्रो करेगी, ठीक है। तो उन्हीं के जो है ग्रोथ को कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑफ कार्टिलेज, बोन्स और टिश्यूज के ग्रोथ को जो है हमारा ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल कर रहा होता है। मतलब कितना बड़ा करना है, कितना नहीं बड़ा करना है, इसको जो है कंट्रोल करने का काम करता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अगर ये सब बढ़ेंगे हमारा बॉडी का लेंथ भी क्या होता है, बढ़ता है, लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सब क्या होता है, बढ़ता है हमारी बॉडी का, ठीक है। अब देखो और क्या कर रहा है, और क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को भी जो है ये रेगुलेट करता है। देखो यहाँ पर ये कॉमन सेंस से आपको समझना पड़ेगा कि ये भाई बॉडी ग्रो कर रही है, ठीक है, बच्चे की बॉडी, मान लो कोई बच्चा है उसकी बॉडी ग्रो कर रही है। अब बॉडी ग्रो कैसे करेगी, जब भाई वो अलग मतलब कह सकते हैं कि जो जब उसको ढेर सारे एनर्जी को क्या कर पाएगा, ढेर सारी एनर्जी को बना पाएगा, उसकी बॉडी, उसकी जो बॉडी की सेल्स होंगी जब वो ढेर सारी एनर्जी को बना पाएंगे तभी तो क्या कर पाएगा, उसकी बॉडी ग्रो करेगी, ठीक है। तो मान लीजिए उसकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स है अच्छे खासे अमाउंट में मिल रहे हैं, ठीक है, अच्छे खासे अमाउंट में उसको कार्ब्स मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, फैट मिल रहा है, अच्छे खासे अमाउंट में, ठीक ठाक अमाउंट में उसको मिल रहा है। तब ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन्स वो जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन उसको जो भी मिल रहा है उसको क्या करेगा, तोड़ तोड़ करके उससे एनर्जी बनाएगा, ठीक है, उसको तोड़ तोड़ करके उससे एनर्जी बनाएगा। तो वही हम लोगों ने देखा भी है कि जब ये ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को जब तोड़ा जाता है तो इसी केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो अब यही मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन जब तक इंक्रीज नहीं होगा या फिर बढ़ेगा नहीं तब तक हमारी बॉडी ग्रो कैसे करेगी, हमारी बॉडी ग्रो नहीं करेगी ना भाई, ठीक है। तो इसी वजह से ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन भी जो है अच्छे से करवा पाता है, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी का ग्रोथ अच्छे से हो पाए, ठीक है। इसी वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को भी जो है ये ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट करता है, ठीक है। और उसके साथ में क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लीजिए लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाए, ठीक है, अगर लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन बढ़ा होगा इसका मतलब क्या होगा, मेटाबॉलिज्म भी बढ़ा होगा फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि भाई अभी इसमें ग्रोथ हार्मोन बढ़ा हुआ है तो वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को ज्यादा ब्रेक डाउन करवा रहा होगा, तो मेटाबॉलिज्म भी क्या होगा, बढ़ा होगा, ठीक है। तब उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ा होगा। क्यों, क्योंकि भाई अब ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल, देखिए ग्लूकोज का लेवल अगर ब्लड में ज्यादा बढ़ा रहेगा तो क्या होगा, पूरे बॉडी में ग्लूकोज सर्कुलेट होगा। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज को जितना ग्लूकोज चाहिए होगा वो क्या करेंगे, ब्लड से एब्जॉर्व करते रहेंगे और उससे तोड़ तोड़ करके अपने सेल्स को एनर्जी देते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का फ्यूल है। अब वो फ्यूल क्या होगा, पूरी बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है, ब्लड के थ्रू ही तो सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो अब ब्लड में जब ब्लड के थ्रू जब ग्लूकोज सर्कुलेट हो रहा होगा और हमारे बॉडी के सेल्स को क्या चाहिए, ज्यादा ग्लूकोज चाहिए, तो ज्यादा ग्लूकोज को ब्लड में अवेलेबल करा कर रखेगा ताकि जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और टिश्यूज को जो है ग्लूकोज जो है सफिशिएंट अमाउंट में मिलता रहे, ताकि जो है वो अच्छे से सही अमाउंट में एनर्जी बनाते रहे और उनका ग्रोथ जो है कंटिन्यूअस रहे और उनका ग्रोथ रुके ना, ठीक है। तो इसी वजह से कह रहा है कि अगर ग्रोथ हार्मोन का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ा हुआ है तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल भी क्या होगा, बढ़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई अभी हमारे सेल्स को क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसी वजह से ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये डायबिटोजेनिक इफेक्ट शो करता है। अब डायबिटोजेनिक इफेक्ट का मतलब क्या हो गया भाई, डायबिटोजेनिक इफेक्ट का मतलब ये हो गया कि नॉर्मली क्या होता है, कोई डायबिटिक पेशेंट होता है तो डायबिटिक पेशेंट में क्या प्रॉब्लम होती है, उसके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट में भी क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहता है ना, ठीक है। तो सेम चीज तो ये भी कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन भी क्या कर रहा है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है। अब यहाँ पर
वो जो पर्सन है जिसके अंदर ये ग्रोथ हार्मोन बढ़ा हुआ है वो डायबिटिक नहीं हो जाएगा, मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है, वो सिर्फ ग्लूकोज इस वजह से बढ़ा है ताकि उनका अच्छे से ब्रेकडाउन हो और हमारे बॉडी का ग्रोथ अच्छे से हो, ठीक है। इस वजह से ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ा हुआ है, वहां पर उसको कोई डायबिटीज नहीं हो गया, बस ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट में भी क्या होता है, यही होता है कि ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब कह रहा है कि बेस्ड ऑन द सिक्रीशन, अब देखो कितना ये हार्मोन्स का सिक्रीशन कैसा हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कैसा है, उसके बेसिस पर ये जो है अलग अलग इफेक्ट शो करता है। मान लीजिए ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर सिक्रीशन। हाइपर मतलब ज्यादा, ठीक है। अगर हाइपर सिक्रीशन होगा तो क्या होगा, और हाइपो सिक्रीशन होगा तो क्या होगा। हाइपो मतलब होता है कम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना दूं, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कम सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। तो ज्यादा सिक्रीशन होगा तो क्या होगा, कम सिक्रीशन होगा तो क्या होगा, इसको हम लोग जो है देख लेते हैं, ठीक है। अगर हाइपर सिक्रीशन की बात करें, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है, अगर उसके अंदर हाइपर सिक्रीशन होने लगा है ग्रोथ हार्मोन का, तो उस केस में क्या होगा, बच्चे की हाइट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ना चालू कर देगी, ठीक है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ना चालू कर देगी। और इस फेनोमेना को जो है, इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, गिगेंटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाइगेंटिज्म भी कोई कोई बोलता है, प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग आपको सुनने मिल सकता है। मैं गिगेंटिज्म बोलता हूँ, कोई कोई जाइगेंटिज्म बोलता है, गिगेंटिज्म गाइगेंटिज्म बोलता है, आपको जो समझ में आए। जाइगेंटिज्म बोल सकते हैं, गिगेंटिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, जाइगेंटिज्म कॉज करता है जिसमें क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का ग्रोथ जो होता है एकदम एबनॉर्मल, बहुत बड़ा ऐसा विशाल का हो जाता है, 8-9 फीट का हो जाता है, जैसे अमिताभ बच्चन, ठीक है, ऐसा 7-8 फीट का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ है, ये एक नॉर्मल पर्सन का हाइट है, ये एक नॉर्मल पर्सन का हाइट है हमारे आपके जैसा। लेकिन मान लो जिसके अंदर बचपन में ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गया, तो सोचो कितना हाइट बढ़ गया। आपको डायग्राम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, देखो कितना हाइट बढ़ गया, बहुत ज्यादा हाइट बढ़ गया है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसके अंदर क्या हो गया, जाइगेंटिज्म हो गया है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो गया, जाइगेंटिज्म, इसके बचपन में इसके बॉडी में ज्यादा हार्मोन्स का सिक्रीशन हो गया, ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बन गया है, ठीक है। ये तो बचपन की बात हो गई, ये बचपन की बात हो गई। अब अगर आगे देखते हैं, कोई एडल्ट है, मान लो मेरे जैसा एडल्ट, मान लो मैं, मेरा जो भी उम्र है, उम्र नहीं बता रहा मैं आपको, ठीक है, तो मैं एक एडल्ट हूँ, ठीक है। अब मेरे अंदर तो ऐसा जो है ग्रोथ हार्मोन का कोई फंक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन बनेगा तो हमारी बॉडी तो ग्रो नहीं होने वाली है, लेकिन इस उम्र में भी अगर हमारे बॉडी के अंदर जो है ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होने लगे, ढेर सारा ग्रोथ हार्मोन बनने लगे, तो हमारी बॉडी तो ऐसे बढ़ने नहीं वाली है कि भाई अब नॉर्मल बॉडी में जो है बोन्स, कार्टिलेज, टिश्यू वगैरह ग्रो करे और हमारी हाइट और बढ़ जाए। ऐसा नहीं होता है। इस केस में जो है, इस स्टेज तक आते आते या फिर इस उम्र तक आते आते हमारे बॉडी के जो भी बोन्स, कार्टिलेज जो मैक्सिमम ग्रोथ होना था वो हो चुका है, अब उसका ग्रोथ नहीं होना है, ठीक है। तो अब जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है एक्रोमीगैली हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्रोमीगैली हो जाता है। अब एक्रोमीगैली क्या होता है, इसमें जो है, इसमें डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ होता है। डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ का मतलब क्या हो जाता है कि मतलब कोई भी बॉडी पार्ट जो है ऐसे ही ग्रो करना चालू कर देगा, ठीक है। मतलब मान लो ये हमारा हाथ है, मान लो अंगूठे की हड्डी में अभी ग्रोथ बाकी था तो वही ग्रो करना चालू कर देगा, तो वही अंगूठे की हड्डी बड़ा हो गया। या फिर यहाँ पर कोई हड्डी है वो बड़ी होकर कोहनी की हड्डी बड़े करके निकल गई है, या फिर यहाँ स्कैपुला की हड्डी बढ़ गई है, या फिर वो कोई भी बॉडी के पार्ट में जो है कह सकते हैं कोई भी ऐसे रैंडम जगह पर ग्रोथ होना चालू हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एक्रोमीगैली। क्या बोलते हैं, एक्रोमीगैली बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली जहाँ कहाँ पर होता है, स्पेशली ऑफ द फेस। नॉर्मली ये हमारे फेस में जो है ज्यादा शो होता है, ठीक है। ज्यादातर डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ कहाँ पर हो रहा होगा, हमारे फेस में। डिसप्रपोर्शनेट का मतलब होता है आड़ा तिरछा, मतलब कैसे भी रैंडम ग्रोथ होने लगेगा, उसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ। अभी नॉर्मल बचपन से लेकर के हम लोग जवानी तक जब तक ग्रो करते हैं, हमारे में एक प्रोपोर्शनेट टाइप का ग्रोथ होता है ना, मतलब हाथ बराबर ग्रो करेंगे, कान बराबर ग्रो करेगा, मतलब सब कुछ बॉडी का पार्ट जो है एकदम एक प्रोपोर्शन में ग्रो करता है। लेकिन यहाँ पर एडल्ट में अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा होगा तो डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ होने लगेगी, सर रैंडम कोई भी बॉडी पार्ट ग्रो करना चालू कर देगा, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, ये स्पेशली ऑन द फेस होता है, लेकिन ये कोई भी बॉडी पार्ट में हो सकता है। लेकिन कह रहा है कि अगर इसको जो है सही समय पर रोका ना गया, ठीक है, कह रहा है कि अगर सही समय पर इसको रोका ना गया तो ये क्या कर सकता है, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है। सीरियस कॉम्प्लिकेशन मतलब कुछ ना कुछ ऐसा विषम परिस्थिति क्रिएट कर देगा, या फिर कह सकते हैं हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से हमारी
डेथ भी हो सकती है, प्री मैच्योर डेथ भी हो सकती है अगर इसको रोका ना गया। ठीक है, एक्रोमीगैली को अगर रोका ना गया या फिर ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को रोका ना गया तो हमारी डेथ भी हो सकती है। इसका एग्जाम्पल भी लेकर के आओ मैं आपके लिए। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे खली साहब हैं, देखो यहाँ पर मैंने बताया ना स्पेशली फेस में होता है। नॉर्मली देखो फेस इनका कैसा होगा, थोड़ा सा यहाँ पर देखो ऐसे तिरछा हो गया कि नहीं, ठीक है, थोड़ा तिरछा हो गया। और बॉडी में भी पैर थोड़ा सा, एक पैर ज्यादा बड़ा हो गया, एक पैर छोटा हो गया, हाथ बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। ठीक है, तो इस केस में जो है ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है एक्रोमीगैली का। ठीक है, ये एक्रोमीगैली का एग्जाम्पल हो जाता है अगर हाइपर सिक्रीशन होता है एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन का। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन हो जाए, मतलब इसका फॉर्मेशन कम होने लगे, हाइपोसिक्रीशन हो जाए, तो इस केस में क्या होगा कि भाई बॉडी में जब ग्रोथ हार्मोन ही नहीं बन रहा होगा तो बॉडी का ग्रोथ क्या हो जाएगा, रुक जाता है, बॉडी का ग्रोथ रुक जाता है, जिसकी वजह से वो पर्सन जो है डॉर्फ हो जाता है। क्या हो जाता है, डॉर्फ हो जाता है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड के सीक्रेशन की कमी की वजह से ये डॉर्फिज्म हो रहा है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं हम लोग पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, मतलब पिट्यूटरी की वजह से बौनापन आ रहा है किसी के अंदर, इसकी वजह से इसको बोलते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। इसमें क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगी। स्टंटेड मतलब ग्रोथ जो है कम हो जाएगी, ग्रोथ जो है रुक जाएगी। ठीक है, शॉर्ट कह सकते हैं, शॉर्ट ग्रोथ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ भले जो है रुक गई है, ग्रोथ भले रुक गई है, लेकिन जो आईक्यू लेवल होगा ना वो नॉर्मल होगा, मतलब इंटेलिजेंस जो है वो नॉर्मल होगा, और उसके साथ में सेक्सुअल बिहेवियर भी क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, मतलब जो हमारे आपके जैसा जो भी बिहेवियर पैटर्न होना है उसका भी वैसा ही रहेगा, बस उसकी बॉडी क्या होगी, वो कम ग्रो हुई रहेगी। उसका भी एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लाया है, डायग्राम से देखिए। ये जो है, ये मान लो ये बच्चा है, बच्चा है, इसके अंदर हार्मोन कम सीक्रेट हुआ, इस केस में क्या होगा, इसकी बॉडी जो है हाइट इसकी रुक जाएगी। फंक्शन सब हमारे जैसा ही है, नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन इसकी बॉडी क्या होगी, इसकी बॉडी का हाइट जो है कम रह जाता है, रुक जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट हमारा हार्मोन कौन सा आता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन आ जाता है। ठीक है, अब प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, PRL बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में PRL बोलते हैं। ये क्या करता है, रेगुलेट ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। ये फीमेल के अंदर जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उसके डेवलपमेंट का काम करवाता है। और ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, मिल्क का फॉर्मेशन करता है उसके अंदर, मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो है ये मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में देखा था, TSH जिसको बोलते थे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, स्टिमुलेट द सिंथेसिस, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, मतलब थायराइड ग्लैंड से, अभी हम लोग थायराइड ग्लैंड भी देखेंगे अलग से, तो थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो है ये हार्मोन जाकर के काम करेगा और वहां से क्या करेगा, थायराइड हार्मोन को रिलीज करवाता है। ठीक है, थायराइड हार्मोन को रिलीज करवाएगा कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, तो TSH हार्मोन जाकर के थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा और वहां से थायरॉक्सिन हार्मोन या फिर थायराइड ग्लैंड के हार्मोन को रिलीज करवाता है। नेक्स्ट है, मैंने बताया था ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये कहां पर जाकर के काम करता है, ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जाकर के काम करता है, वो भी एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले रीजन में। एड्रिनल ग्लैंड कहां पर पाया जाता है, मैंने आपको बताया था किडनी के ऊपर। देखो यहाँ पर ये किडनी मैंने बनाया हुआ, किडनी के ऊपर ये येलो पोर्शन आपको दिख रहा है, यही क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड है। अब एड्रिनल ग्लैंड के पास में भी दो पार्ट होता है, एक तो एड्रिनल मेडुला होता है और एक एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, एड्रिनल मेडुला मतलब अंदर की तरफ, एड्रिनल कॉर्टेक्स मतलब बाहर की तरफ। देखो ये एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पर है, ऐसे कप के जैसा है, कप के जैसा है। अब ये बाहर बाहर वाला पोर्शन है, ये बाहर वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इसके अंदर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, मेडुला। ठीक है, तो कह रहा है ये कहां पर जाकर काम करता है, ACTH कहां पर जाएगा, ये जाकर के कॉर्टेक्स के ऊपर काम करेगा, बाहर वाले के ऊपर काम करता है और वहां से क्या करेगा, वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन को रिलीज करवाता है। तो स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड मतलब यहाँ पर कह सकते हैं फैटी हार्मोन, केमिकली कैसा होगा, वो फैटी नेचर का होगा, उसको ही बोलते हैं हम लोग स्टेरॉइड हार्मोन। जैसे एग्जांपल के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ये हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाला हार्मोन का एक एग्जांपल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ऐसे बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, इसको जो है हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग एड्रिनल ग्लैंड पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे जो है ये अलग अलग टाइप के हार्मोन रिलीज कर रहा होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या एग्जांपल आता है, गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन्स में हम लोगों ने देखा था ये क्या था,
पार्स डायस्टेलिस का लास्ट हार्मोन था गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। इसमें दो टाइप के हार्मोन थे, एक तो था एफएसएच, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा था एलएच जिसका फुल फॉर्म था ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम था? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। एक एक करके देखते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो ये एफएसएच जो है ये मेल में भी बनता है और फीमेल, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड तो मेल और फीमेल दोनों में है ना, तो दोनों में बनेगा, एफएसएच और एलएच दोनों में ही बनता है, ठीक है। तो एफएसएच जो है पहले मेल में देख लेते हैं क्या काम करता है। एफएसएच हार्मोन जो है ये एंड्रोजन के साथ में मिल करके, एंड्रोजन भी क्या होता है? एक मेल हार्मोन होता है। क्या होता है? ये मेल हार्मोन होता है, जो कि कहाँ से रिलीज होता है? टेस्टिस से रिलीज होता है, मेल के टेस्टिस से रिलीज होता है। तो एफएसएच हार्मोन एंड्रोजन के साथ में मिल करके स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म को बनाने में कौन मदद करता है? एफएसएच और एंड्रोजन मिल करके जो है स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब एंड्रोजन कहाँ से बनता है? टेस्टिस में ही बनता है, ठीक है। टेस्टिस जो ही है एंड्रोजन का फॉर्मेशन कर रही होगी। नेक्स्ट फीमेल में देखते हैं, तो फीमेल में जो है एफएसएच क्या कर रहा है? एफएसएच स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। देखो यहाँ पर मेल के अंदर मेल गैमीट को बनाने का काम कर, स्पर्म क्या है? मेल गैमीट होता है, और फीमेल के अंदर क्या होता है? ओवा, या फिर इसको बोल सकते हैं एग। ये क्या होता है? फीमेल गैमीट होता है, ये फीमेल गैमीट होता है। ये फीमेल गैमीट बनता कैसे है अगर इसको हम लोग देखें तो देखो ये फीमेल की ओवरी हो गई, ठीक है। अब फीमेल की ओवरी में क्या होते हैं? ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग ओवेरियन फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको जो है आप लोग 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं, ये इनको ओवेरियन फॉलिकल बोलते हैं। अब यही ओवेरियन फॉलिकल जो है आगे जा करके डेवलप करेंगे ओवा में या फिर एग सेल में जो है ये डेवलप करेंगी, ठीक है। ऐसे एग सेल या फिर ओवा में जो है डेवलप करती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, एकदम से ऐसे नहीं बन जाता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, वैसे तब जाकर के बनता है, ठीक है। तो सिंपली एफएसएच क्या करता है? ओवेरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट कराता है ताकि उनका डेवलपमेंट हो और वो क्या बना पाए? ओवा का फॉर्मेशन कर पाए, ठीक है। तो फीमेल में एफएसएच फीमेल गैमीट बनवाता है, मेल में एफएसएच मेल गैमीट बनवाता है। सिंपली आपको इतना ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करते हैं, तो मेल में ल्यूटिनाइजिंग क्या करता है और फीमेल में क्या करता है, इसको देखें। तो मेल में देखें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये एंड्रोजन जो बन रहा था टेस्टिस के अंदर, ठीक है, ये कहाँ पर जाएगा? ये टेस्टिस के ऊपर जाएगा। ये क्या है? टेस्टिस मान लो, ये मेल का टेस्टिस है, ये इसके ऊपर जाएगा और यहाँ पर क्या करेगा? ये एंड्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन करवाएगा, एंड्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन करवाता है। कहाँ पे? टेस्टिस के अंदर, मेल के अंदर, ठीक है। अब वहीं पर एलएच क्या करता है? एलएच क्या करता है भाई? एलएच जो है इंड्यूस द ओवुलेशन एंड मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखो इसकी बात को आपको फिर से समझना पड़ेगा। जो यहाँ पर ये ओवा या फिर एग सेल बना हुआ होता है ना, इसके ऊपर एक पैकेट पाया जाता है, इसके ऊपर एक ऐसे पैकेट पाया जाता है, ऐसे सबके ऊपर जो है ऐसे ऐसे पैकेट पाया जाता है। तब ये यहाँ से क्या होगा? ये फीमेल के ओवरी के अंदर से जो है ये एग सेल या फिर ओवा जो है रिलीज होकर के बाहर जाता है, रिलीज होकर के ऐसे बाहर निकल जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, ठीक है। ऐसे ये मान लो ये निकल के चला गया, तो यहाँ पर जो ये पैकेट रह जाता है ना, ये पैकेट जो फटा, यहाँ से पैकेट फट करके ऐसे ऐसे पैकेट फट जाता है और इसके अंदर से क्या हुआ? ये ओवा निकल करके बाहर चला गया और ये पैकेट जो है ओवरी के अंदर ही रह जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बोल देते हैं, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बोल देते हैं। तो ये एलएच हार्मोन क्या कर रहा है? ओवुलेशन करा रही है। जो प्रोसेस जहां पर जो ओवा निकल के बाहर चला गया है ना, ओवा जो निकल के बाहर चला गया, इसी को क्या बोलते हैं? ओवुलेशन बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ओवुलेशन में हेल्प करता है, उसके साथ में कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कराता है, ताकि अब वहां से ओवा निकल गया तो कॉर्पस ल्यूटियम नॉर्मली मर जाना चाहिए, लेकिन वो मरता नहीं, डीजेनरेट नहीं होता है, वो बचा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। तो उसको बचा करके रखना जरूरी होता है फॉर द फीमेल प्रेगनेंसी। वो सब जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो एलएच का काम क्या हो गया? मेल के अंदर भाई ये एंड्रोजन हार्मोन बनवाता है और फीमेल में एलएच क्या करता है? ये ओवुलेशन करवाता है, मतलब एक सेल को रिलीज करवाता है, उसके साथ में कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है, बचा करके रखता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका
जो है पार्स डायस्टेरिस के सारे हार्मोन, जो 6 हार्मोन हम लोगों ने देखा था वो सारे हो गए। अब हम लोग जो है पार्स इंटरमीडिया के हार्मोन को देख लेते हैं। पार्स इंटरमीडिया में क्या था भाई, पार्स इंटरमीडिया जो है ये मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग MSH बोलते थे, MSH बोलते थे। ये कहाँ पर काम करेगा, ये जो है हमारे बॉडी में पूरे स्किन के ऊपर जो है मेलानोसाइट्स लगे होते हैं। हमारे बॉडी में, हमारे पूरे बॉडी में स्किन के नीचे जो है मेलानोसाइट सेल्स लगे हुए होते हैं। मेलानोसाइट सेल्स क्या करते हैं, ये मिलेनिन पिगमेंट रिलीज करते हैं। जो स्किन का कलर आपको दिखाई देता है, डार्क कलर, लाइट कलर, फेयर कलर, जो भी कलर आपको दिखाई देता है, ये किसकी वजह से होता है, ये मिलेनिन पिगमेंट की वजह से होता है। मिलेनिन पिगमेंट बनाता कौन है, हमारे स्किन में मेलानोसाइट सेल्स होती हैं। वही क्या करती है, ये केमिकल, स्पेशल केमिकल बनाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में कलरिंग आती है, ठीक है, जो पिगमेंटेशन आता है, ठीक है। तो मेलानोसाइट्स जो है ये पिगमेंट का फॉर्मेशन कर रही होती है, मिलेनिन पिगमेंट का फॉर्मेशन करती है। तो मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये मेलानोसाइट्स के ऊपर जाकर के काम करता है। हमारे स्किन में जितने भी मेलानोसाइट सेल्स होते हैं उनके ऊपर जाकर के काम करेगा, और वहां से क्या करेगा, ये मेलानोसाइट्स को बता रहा है कि ये एल है, मिलेनिन कंटेनिंग सेल्स को जो बोलते हैं हम लोग मेलानोसाइट्स। तो वहां पर क्या करेगा भाई, वहां पर जाकर के मिलेनिन पिगमेंट का सिक्रीशन करवाएगा, जिससे क्या होगा, रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, जिससे क्या होगा, हमारे स्किन का पिगमेंटेशन को रेगुलेट करेगा कि भाई कितना फेयर होना है, कितना डार्क होना है, क्या कैसे होना है, मतलब स्किन के कलर को जो है ये रेगुलेट करवाने का काम करता है मेलानोसाइट हार्मोन, MSH हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा का जो हार्मोन होता है, सबसे पहला ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सबसे पहला कौन सा हार्मोन था, ऑक्सीटोसिन हार्मोन था, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है भाई, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये एक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स। ये हमारे बॉडी के जो इंटरनल या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, जिसको हम लोग स्मूथ मसल्स बोलते हैं, उनके ऊपर जाकर के काम करता है, और उनमें क्या करेगा, उनके अंदर जाकर के उनका स्टिमुलेशन करवाएगा और कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। मतलब उनके अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना होगा, जिसको हम लोग खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते थे, उनको कौन कंट्रोल करवा रहा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है। स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए जिम्मेदार कौन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में या फिर स्मूथ मसल्स में, ठीक। अब यही ऑक्सीटोसिन फीमेल के अंदर एक स्पेशल रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है एक स्पेशल रोल प्ले करता है। क्या स्पेशल रोल प्ले करता है, ये स्टिमुलेट करता है विगरस, विगरस मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ऑफ यूटरस, जो फीमेल का यूटरस होता है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के टाइम पर जो है फीमेल के यूटरस में जो स्मूथ मसल्स लगी होती है ना, उनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ताकि जो है चाइल्ड का बर्थ हो सके, ठीक है, बच्चे के डिलीवरी के लिए जो है आसानी हो सके। इसकी वजह से जो है ये यूटरस की मसल्स में क्या करता है, हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है उनका कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं यूटरस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन हार्मोन जिम्मेदार होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। इससे क्या होता है, इससे जो है चाइल्ड के बर्थ में जो है आसानी हो जाती है, ठीक है। ये तो हो गया ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है वैसोप्रेसिन, ठीक है, नेक्स्ट है वैसोप्रेसिन। और वैसोप्रेसिन को ही हम लोग क्या बोलते थे, वैसोप्रेसिन को ही जो है हम लोग बोलते थे ADH, मतलब इसी को जो है दूसरे नाम से बुला सकते हैं ADH, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। क्या बोलते हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। अब देखो नाम से पता चल रहा है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन मतलब एंटी मतलब अगेंस्ट, डाईयूरेटिक मतलब वो क्या कि मतलब यूरिनेशन को जो है कम करने का काम कर रहा है, ठीक है। मतलब यूरेटिक मतलब होता है यूरिनेशन, ठीक, मतलब ज्यादा यूरिन रिलीज होना, लेकिन ये उसके उल्टा काम करता है। तो मतलब क्या कर रहा है, ये कम यूरिन को रिलीज करवाएगा, ठीक है, मतलब यूरिनेशन को कम करने का काम करता है। कैसे कम करता है भाई, मतलब यूरिन फॉर्मेशन को कम करता है। कैसे करता है, ये हमारे किडनी के ऊपर काम करेगा, और वहां पर क्या करता है, स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डाइस्टल टिब्यूल या डिस्टल टिब्यूल। ये हम लोगों ने देखा था, जो DCT हुआ करता था, वहां पर हम लोगों ने देखा था जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, अभी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। जब हम लोग वहां पर यूरिन कंसंट्रेशन देख रहे थे, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो DCT होता है वो क्या करता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन करता है। किसकी मदद से, वैसोप्रेसिन या फिर ADH की मदद से करता है। अगर ज्यादा यूरिन बन रहा होगा तो उसको कम करने के लिए जो है वैसोप्रेसिन या फिर ADH काम करता है, ताकि कम जो है यूरिन बने, ज्यादा वाटर लॉस हमारी बॉडी का ना हो, ठीक है। तो यहीं पर जाकर के DCT के ऊपर जो है वहां से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन करवा लेता है, जिसकी वजह से यूरिन कम बनेगा। जब यूरिन कम बनेगा तो यूरिनेशन भी कम होगा, ठीक है। तो जिससे क्या हो जाता है, रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन, ठीक है, यूरिन के थ्रू जो पानी का लॉस होना था उसको ये कम कर देता है, ठीक है।
तो ये अगर वैसोप्रेसिन का नॉर्मल सिक्रीशन हो रहा होगा तो ये काम करेगा, ठीक है, मतलब यूरिन कम कम बन रहा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हाइपोसिक्रीशन हो गया, मतलब अब ये वैसोप्रेसिन का फॉर्मेशन क्या हो गया है, गिर गया है, कम हो गया, वैसोप्रेसिन कम कम बन रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन नहीं करवा पाएगा। ज्यादा रीएब्जॉर्ब नहीं करेगा तो डाईयूरेसिस होने लगेगा, मतलब ज्यादा यूरिन बनने लगेगा, ज्यादा वाटर लॉस होने लगेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स और उसका फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि भाई हम लोगों ने इंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो है बेसिक देख लिया कि कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। ओवरऑल सभी इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बेसिक्स देखे हम लोगों ने। उसके साथ में जो हम लोगों ने मेन जो है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में देखा कि हाइपोथैलेमस कैसे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये हम लोगों ने देखा, और उसके साथ में हम लोगों ने वो सारे हार्मोन्स के फंक्शन को भी देखा, ठीक है। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या बताना चाहूंगा, जो ये हाइपोथैलेमस होता है ना, जो ये हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस से पहले पिट्यूटरी पे चलते हैं। जो पिट्यूटरी होता है हम लोगों ने ये देखा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ से जितने भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं ये अलग अलग जगहों पर जा करके, देखो ये अलग अलग जगहों पर जा करके अपना काम करवा रहे हैं, अलग अलग ग्लैंड से काम करवा रहे हैं। खुद कोई काम नहीं कर रहा है, ये खुद कोई काम नहीं कर रहा है, ये जा करके अलग अलग जो है कमांड देता है, अलग अलग जगहों पर कमांड देता है, वहां पर जाकर अलग अलग ये काम करवा रहा है, अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर जाकर के काम करवा रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये पूरे बॉडी के अलग अलग ग्लैंड्स को भी कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग मास्टर ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है भाई, वो तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रहा है। इस वजह से हाइपोथैलेमस को हम लोग बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोल देते हैं हाइपोथैलेमस को, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पर हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, पिट्यूटरी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और पिट्यूटरी क्या कर रहा है, पूरे डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग ग्लैंड्स को या फिर अलग अलग ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का काम कर रहा होता है, ठीक है। इसी वजह से इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने दो ग्लैंड्स के बारे में देखा, एक हाइपोथैलेमस और एक पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको एकदम मस्त समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आकर के आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। और अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आकर के आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और जितना भी यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ना, ये सब का जो है आपको वहाँ पर नोट्स फ्री में मिल जाएगा, वो भी वाइट पेपर पर, जिसको आप प्रिंट करा करके अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। लाइक भी करें, अगर पसंद आ रहा है आपको तो लाइक करें, और जो है और क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग नए हैं तो सपोर्ट भी करें, ठीक है। लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयर कराएं, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्वालिटी कंटेंट जो है आपको देने में विश्वास रखते हैं, और आपको और अच्छे से जो है हम लोग आगे और भी अच्छे से आपको और भी बढ़िया बढ़िया क्वालिटी कंटेंट देते रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद।